वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बायनॉमियल थ्योरम। इस लेक्चर में हम कुछ पुराने जेईई एडवांस्ड के सवाल सॉल्व करेंगे और लेट अस रिकॉल सम रेलेवेंट थिंग्स। तो हमने बायनॉमियल थ्योरम देखा, तो अगर x और y दो वेरिएबल्स हैं तो x प्लस वाई टू द पावर n का ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर उसे एक्सपैंड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है और यही बायनॉमियल थ्योरम है। स्पेशल केसेस कि अगर y को 1 रख दें और x को x ही रखें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज़ दिस एक्सप्रेशन जिसमें हमने बात करी थी, और 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज़ दिस एक्सप्रेशन। सिंपली यहीं से आ जाएगा। एनीवे और एक आइडेंटिटी हमने पहले देखी थी, पास्कल्स आइडेंटिटी, विच इज़ n चूज r प्लस n चूज r माइनस 1 इज़ n प्लस 1 चूज r। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, और भी कई चीज़ें देखी थी, पर more or less this is enough for today's lecture. Okay, some problems for practice, and now let us get started. So पहला सवाल दिया हुआ है कि इसके एक्सपेंशन में 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऐसे हैं जो इस रेशियो में है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कोई जंप्स नहीं। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इसके एक्सपेंशन में ऐसे हैं जिनका रेशियो 5:10:14 है। तो n की वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो अगेन pause the video and try to solve this, and yeah, let me show a solution. तो let the 3 terms be, जो 3 टर्म हैं 5:10:14 के रेशियो में, वो मान लेते हैं rth टर्म है, r प्लस 1th टर्म और r प्लस 2th टर्म। ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जो कि 5:10:14 के रेशियो में हैं। तो हम डेटा को यूज़ करके n की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इन दोनों का रेशियो हमें पता है 5:10 है, और इन दोनों का रेशियो 10:14। ठीक है। n प्लस 5 choose r डिवाइडेड बाय n प्लस 5 choose r प्लस 1 इज इक्वल टू 5/10, विच इज़ 1/2। फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो न्यूमरेटर में n प्लस 5 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल टाइम्स दैट थिंग। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला यूज़ किया। दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू हाफ और दिस इज इक्वल टू हाफ। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैंसिलेशंस करने के बाद दिस विल गिव r प्लस 1 divided by n plus 5 minus r, this is equal to half। तो ये और ये कैंसिल हो गए थे, और ये r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा यहाँ न्यूमरेटर में, इसके साथ कैंसिल होकर r प्लस 1 दे देगा। सिमिलरली ये जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ कैंसिल होकर डिनोमिनेटर में ये बचेगा। सो दिस सिंप्लीफिकेशन इज एन एक्सरसाइज। सो दिस इज इक्वल टू हाफ, एंड देयरफॉर हमारे पास रिलेशनशिप आई कि 2r प्लस 2, थोड़ा रफ में कर देता हूँ, 2r प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 5 माइनस r, मतलब 3r प्लस 2 इज n प्लस 5। तो ये एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली इन दोनों का रेशियो इज 10:14, उससे एक और इक्वेशन आएगी। तो n प्लस 5 choose r प्लस 1 divided by n plus 5 choose r plus 2,
this is equal to 10/14, which implies, again formula यूज़ करेंगे, राइट तो यहाँ तो बस फॉर्मूला लगाया है और 10/14 को 5/7 लिख दिया। ऑलराइट, फिर से कैंसिलेशन एटसेट्रा, तो वी गेट r+2 डिवाइडेड बाय n-r+4 और n+4 - r लिख देता हूँ। Yeah, so this is equal to 5/7, which gives 7r plus 14 is equal to 5n plus 20 minus 5r. So therefore we get 12r plus 14 minus 20, which is 6. 12r minus 6 equals 5n. Right. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12r दोनों जगह दिखेगा, फिर डिफरेंस ले लेंगे। तो लेट्स डू दैट। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया, so 1 times 4 gives me 12r plus 8 equals 4n plus 20, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से तो हमें मिलेगा 8 plus 6 equals -n plus 20. So 8 plus 6 equals -n plus 20. So n is equal to 20 minus 14, which is equal to 6. So n is equal to 6. Okay, very straightforward question. Okay, अगला सवाल पूछा गया है, इस एक्सप्रेशन में x⁻11 का कोएफिशिएंट क्या है। तो जब इसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो x⁻11 के साथ जो लगा हुआ नंबर है वो क्या है। ठीक है, तो एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो हियर इज व्हाट आई वांट टू से। तो क्या है कि इसको बायनोमियल थ्योरम यूज़ करके एक्सपैंड करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे और इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करेंगे मतलब पूरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं। तो x⁻11 कब मिल सकता है हम ये देखेंगे। तो यहाँ से एक टर्म उठाया जा सकता है, यहाँ से एक टर्म उठाया जा सकता है और यहाँ से एक टर्म उठाया जा सकता है, और उन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कभी x⁻11 मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। कब कब मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स आएंगे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पहला ब्रैकेट है वो क्या है। जो पहला ब्रैकेट है दैट इज़ नथिंग बट समेशन राइट, दिस इज़ द फर्स्ट ब्रैकेट। ये जो चीज़ लिखी है वो एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी हुई है। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, राइट, कुछ नहीं किया है, बस बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया है 1 + x² के लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो x² को एक बार कोई सिंबल बोल दे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है बस। एंड सिमिलरली फॉर x³, सिमिलरली फॉर x⁻4। तो क्लियरली दिस थिंग इज नथिंग बट x⁻2r। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ x⁻2r। सिमिलरली दिस इज x⁻3s एंड दिस इज x⁻4t। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं rth टर्म लूँ, यहाँ से sth टर्म लूँ और यहाँ से tth टर्म लूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा।
4 choose r x to the power 2r multiplied by 7 choose s x to the power 3s multiplied by 12 choose t x to the power 4t. ठीक है, ये मिलेगा which is same as 4 choose r times 7 choose s times 12 choose t times x to the power 2r plus 3s plus 4t, ये मिलेगा. तो यहाँ पे r में 0 से 4 तक कुछ भी ले सकता था, s में 0 से 7 में कुछ भी ले सकता था और t 0 से 12 में कुछ भी ले सकता था. हर एक चॉइस के लिए मुझे ये टर्म मिलेगा विच इज़ इक्वल टू दैट. अब ये नंबर कभी 11 होगा और कभी नहीं होगा. जब जब ये 11 होगा उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स मिलेंगे, वो सारे नंबर मुझे ऐड करने होंगे, राइट? तभी मुझे x टू द पावर 11 का कोएफिशिएंट इस पूरे प्रोडक्ट में मिलेगा. आई होप ये बात क्लियर है. अगर ये बात क्लियर है तो फिर ठीक है, फिर आगे का काम किया जा सकता है. तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके विचार करें, ठीक है? तो जितने तरीक़ों से, जितने चॉइसेस फॉर आर एस और टी के लिए मुझे यहाँ पर x टू द पावर 11 मिलेगा, हर उस चॉइस के लिए मुझे ये टर्म कंप्यूट करना है और उन सब को ऐड करना है, राइट? तो अब कितने तरह से ये 11 बन सकता है, वेयर ऑफ कोर्स आर एस और टी की रेंज है 0, आर है 0 से 4, एस है 0 से 7 और टी है 0 से 12 और ये सब इंटीजर्स हैं. तो लेट्स सी, आर को एक बार 0 रखते हैं तो कब ये 11 हो सकता है? क्या ये 11 हो सकता है? हाँ, हो सकता है. एस को 1 रख लें और टी को भी 1 रख लें, टी को 2 रख लें. तो आर इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 2 पर ये जो चीज़ है ये 11 हो जाएगी. और ये लीगल है क्योंकि R0 अलाउड है, S1 अलाउड है और T2 अलाउड है, राइट? ये सारी रेंजेस में है. सिमिलरली तो हाँ, सो R इज इक्वल टू 0 में दैट वाज द ओनली सोल्यूशन. R इज इक्वल टू 0 पर ये टर्म तो 0 ही हो गया. 3s प्लस 4t को 11 करना है. s को 0 नहीं रख सकते. अगर s को 0 रखा तो 4t इज इक्वल टू 11 करना पड़ेगा, पर कोई भी इंटीजर t ऐसा नहीं है सच दैट 4t इज इक्वल टू 11. तो s 0 नहीं हो सकता. s अगर 1 लेंगे तो हमने देख लिया कि t अपने आप 2 आ जाएगा. s अगर 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा और पूरी चीज़ 11 बनानी है जहाँ पे पहला टर्म 0 है ही सही, ये 6 है. तो 4t वुड बी 5, फिर से कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो r इज इक्वल टू 0 के लिए एक ही सोल्यूशन है, s इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम इसी रेंज में बात करें और हम नेगेटिव नंबर्स नहीं, s और t नेगेटिव नहीं हो सकते, इस रेंज में सब कुछ है. सिमिलरली जब r इज इक्वल टू 1 है तो ये तो 2 हो गया, टोटल हमें 11 लाना है, यानी कि इस चीज़ को 9 बनाना पड़ेगा. तो एक सोल्यूशन है s इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 0, और कोई सोल्यूशन आएगा नहीं. तो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है. अगर r 0 है तो s को 1 और t को 2 होना पड़ेगा. अगर r 1 है तो s को 3 और t को 0 होना पड़ेगा. r अगर 2 है तो ये है, और r अगर 3 है तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि r अगर 3 है तो ये 6 हो गया. तो 6 प्लस 3s प्लस 4t इज़ 11. इसका मतलब 3s प्लस 4t इज इक्वल टू 5, पर इस रेंज में फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा. इनफैक्ट शायद कभी कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं. आएगा पर नेगेटिव, मतलब इन द सेंस कि नेगेटिव नंबर्स लेने पड़ेंगे, पर हम नेगेटिव तो नहीं ले रहे हैं. तो बेसिकली r इज इक्वल टू 3 पे s और t के कोई सोल्यूशंस नहीं है. r इज इक्वल टू 3 पे s और t के कोई सोल्यूशंस नहीं है, ठीक है? तो ये सारा, ये पूरी लिस्ट ऑफ सोल्यूशंस है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको इसकी वैल्यू लिखनी है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग लिखनी है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन. तो व्हाट आर दोज वैल्यूज़? तो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 4 choose 0 times s choose 7 choose 1 times 12 choose 2. सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग 4 choose 1, 7 choose 3, 12 choose 0 एंड सो ऑन. 4 choose 2, 7 choose 1, 12 choose 1 और 4 choose 4, 7 choose 1, 12 choose 0. तो ये तो हमें कंप्यूट करना आता ही है. इन सबको कंप्यूट करके ऐड करेंगे तो ये आ जाता है ऑप्शन सी. ठीक है, तो मेन पॉइंट था कि सबसे पहले कि x टू द पावर 11 का जो कोएफिशिएंट है वो हम निकालेंगे कैसे. यहाँ से एक टर्म पिक करेंगे, यहाँ से एक टर्म और यहाँ से एक टर्म. कितने तरह से हम x टू द पावर 11 बना सकते हैं, वो सारे r s t के जो ट्रिपल्स हैं वो हम नोट करेंगे, जो हमने नोट किया, और उसके बाद ये जो भी हैं इन सबको ऐड करेंगे.
अब पॉइंट है कि हम कैसे पता करें कौन से आर एस टी इसको 11 बनाते हैं। कुछ भी नहीं है, जस्ट सब्सटीट्यूशन। आर या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4। वो चारों के लिए एक बार आर की वैल्यू फिक्स हो गई, फिर सेम गेम एस के लिए और टी के लिए खेला जा सकता है। तो इट्स यहाँ पे कोई क्लेवरनेस नहीं दिखानी है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। अब पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन दिस एक्सप्रेशन। थोड़ा सा ये ढक गया है, राइट? पिछले सवाल के जैसा ही है, इसमें हमें x टू द पावर 9 का कोएफिशिएंट बताना है। ओके, तो काफ़ी कुछ पिछले सवाल जैसा है, बस इसको थोड़ा सा हम डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, हल्का सा। और अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये एक्सप्रेशन लिखा है। अब पहले ब्रैकेट में से मुझे कोई एक टर्म पिक करना है, या तो मैं ये पिक करूँगा या ये, सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में से, सिमिलरली तीसरे में से, और सिमिलरली हंड्रेड्स में से। और सबको मल्टीप्लाई कर करके मुझे कोई एक चीज़ मिलेगी, x टू द पावर समथिंग, और यहाँ पे कोई एक नंबर लगा होगा विच विल बी 1, क्योंकि ये सारे ही 1 है। तो क्या मेरे पास क्या चॉइसेस है? यहाँ पर मेरे पास क्या चॉइसेस है? मैं फर्स्ट ब्रैकेट से x टू द पावर अल्फ़ा 1 चूज़ कर सकता हूँ, मेरा अल्फ़ा 1 इज़ ईदर 0 और 1, राइट? या तो मैं ये चूज़ करूँगा या ये, और अगर ये चूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स कि अल्फ़ा 1 इज़ 0, और अगर ये चूज़ कर रहा हूँ मतलब अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट से मैं क्या चूज़ कर सकता हूँ? x टू द पावर अल्फ़ा 2, पर अगेन अल्फ़ा 2 इज़ ऑल्सो ईदर 0 और 1, कोई भी चॉइस मैं ले सकता हूँ, राइट? अगर अल्फ़ा 2 0 है तो ये 0 हो गया, यानी कि मैंने ये चूज़ किया, और अगर अल्फ़ा 2 1 है तो ये 2 हो गया, यानी कि मैंने ये वाला टर्म चूज़ किया। एंड सिमिलरली करता जाऊँगा x टू द पावर 100 अल्फ़ा 100। तो फॉर अ फिक्स चॉइस ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा 100 मुझको ये टर्म मिलेगा। पूछा बस ये गया है कितनी बार मुझे x टू द पावर 9 मिलेगा, यानी कि कितनी बार, कितने ऐसे चॉइसेस ऑफ अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा 100 हैं जब ये चीज़ विच इज़ नथिंग बट x टू द पावर अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 प्लस 100 अल्फ़ा 100, कितनी बार ये x टू द पावर 9 हो जाता है। तो ऐसी कितनी चॉइसेस हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की, कितनी चॉइसेस हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा 100 की, जब ये जो सम है ये 9 के बराबर हो जाता है। बस यही एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। सो यहाँ तक अगर समझिए तो फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? इस पर पॉज करके विचार करें अगर ये बात क्लियर नहीं है, राइट? तो अलग से ये एक्सप्रेशन एक बार लिख लेता हूँ। तो अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2, मैं एक बार ये 9 अल्फ़ा 9 तक जा रहा हूँ और उसके बाद आगे का। और मुझे देखना है कि कितने तरह से ये 9 बन सकता है जब मैं इन सबको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन को 0 और 1 में से चूज़ कर रहा हूँ। नोट दैट अगर इनमें से कोई भी 1 हो गया, कोई भी, तो ये चीज़ 10 या 10 से बड़ी हो जाएगी, राइट? मतलब 9 से बड़ी हो जाएगी। पर अगर ये चीज़ 9 से बड़ी हो गई, ये तो एनीवे नॉन नेगेटिव है, तो पूरी चीज़ 9 तो हो ही नहीं सकती। तो मुझे फिर क्या काउंट करना है? बेसिकली अगर मुझे यही काउंट करना है कि ये कितने तरह से 9 हो सकता है, तो मैं फोर्स्ड हूँ इनको 0 रखने के लिए। तो आई एम एसेंशली जस्ट काउंटिंग कि कितने तरह से ये चीज़ 9 बन सकती है, ठीक है? हाउ मेनी वेज दिस कैन बी इक्वल टू 9, और वो थोड़ा टीडियस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीका है कि अल्फ़ा 9 इक्वल्स टू 1 और बाकी सब के सब 0, करेक्ट? तब ये 9 हो जाएगा क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे, ये लास्ट वाला 9 हो जाएगा। सो दिस होल थिंग विल बी 9। तो ठीक है, सो अगर अल्फ़ा 9 इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास एग्जैक्टली एक तरीका है इसको 9 बनाने का। तो दूसरा केस क्या है कि अल्फ़ा 9 को 0 रख दें। तो उस केस में कितने तरीके हैं? तो हम इस बार क्या गिन रहे हैं कि ये कितने तरह से 1 है,
ये कितने तरह से 1 है? फिर दो केसेस यहाँ पे हो जाएंगे, या तो अल्फ़ा 8 1 है या 0 है। अगर अल्फ़ा 8 1 है तो फिर इन सबको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज द टोटल सम विल एक्सीड 9। तो अगर अल्फ़ा 8 1 है तो फिर अल्फ़ा 1 को 1 होना पड़ेगा। तो इस केस में जब अल्फ़ा 8 इक्वल्स टू 1 है तो भी एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आया, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे ही इसको, मतलब मेरे पास और इसको गिनने का कोई तरीका नहीं है, मे बी कोई और क्लेवर तरीका होगा गिनने का, पर ऐसे गिन करके बहुत समय नहीं लगेगा। आई थिंक टोटल 8 तरीके आते हैं अगर ठीक से गिना जाए, तो टोटल 8 तरीकों से ये दिस होल थिंग कैन बी 9। चेक कीजिएगा, ये आपका एक्सरसाइज है। ओके, ऑलराइट। अब बोला गया है कि m वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, सच दैट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस चीज़ में, ये जो पूरी चीज़ लिखी है इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके बराबर है फॉर सम इंटीजर n। ठीक है, तो m कहाँ पे आ रहा है? m बस यहाँ पे आ रहा है, बाकी यहाँ पे कहीं पे कोई m नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर m सच दैट इस चीज़ में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो इस फॉर्म का आ जाए। ठीक है, वो m हमने चुना है, वो m यहाँ पे रखा हुआ है, तो हमें वैल्यू n की बतानी है। ठीक है, ये सवाल है। तो आई होप सवाल समझ में आया होगा। ऑलराइट, एज यूजुअल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें है क्या। इस पूरे सम में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना इज सेम एज इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना प्लस इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना प्लस सो ऑन एंड सो ऑन, यहाँ तक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना। तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? बायनोमियल थ्योरम 2 चूज 2, राइट। सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 3 चूज 2, थर्ड टर्म में 4 चूज 2 एंड सो ऑन। 49th टर्म में 49 चूज 2 और लास्ट में 50 चूज 2 m स्क्वायर, राइट। बिकॉज ऑफ दिस m एक m स्क्वायर आ गया, बाकी कहीं पे m नहीं आया, पर यहाँ पे एक m स्क्वायर आ गया। सो मेक श्योर दिस इज क्लियर कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज दिस थिंग, ये क्लियर होना चाहिए, जस्ट बायनोमियल थ्योरम। ओके, और हमको दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 3n plus 1 times 51 choose 3 for some positive integer n, और एट द सेम टाइम क्वेश्चन में मेंशन है कि m वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये जो सम है वो इस फॉर्म का हो जाता है फॉर सम नेचुरल नंबर n। इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो पॉइंट ये है कि हम इसको थोड़ा सा, सॉरी, ये जो चीज़ लिखी है हम इसको डील कर सकते हैं, ये हमने सीखा था, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ सम बायनोमियल कोएफिशिएंट्स यूज़ करके हम इसको डील कर सकते हैं। तो ओके, हाउ डू वी सिंप्लीफाई दिस? सो हियर इज द थिंग, हम पास्कल्स आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और पास्कल्स आइडेंटिटी मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। इट्स जस्ट सेज कि n चूज r प्लस n चूज r माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 चूज r, वो यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्रिक यूज़ करेंगे कि 2 चूज 2 को हम 3 चूज 3 लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है, एक ही बात है। 2 चूज 2 भी 1 है, 3 चूज 3 भी 1 है। और अब पास्कल्स आइडेंटिटी विल किक इन एंड द चेन रिएक्शन विल हैपन। ये दोनों टर्म मिलके क्या बनेंगे? ये दोनों टर्म मिलके बाय पास्कल्स आइडेंटिटी बन जाएंगे 4 चूज 3, और बाकी का एज सच लिख लेते हैं 4 चूज 2 प्लस 5 चूज 2, राइट। फिर यहाँ पे पास्कल्स आइडेंटिटी दिस बिकम्स 5 choose 3, n choose r plus n choose r minus 1 with n plus 1 choose r, so this is 5 choose 3, यहीं पे चेंज कर देता हूँ, this is 5 choose 3। फिर अगेन पास्कल्स आइडेंटिटी n choose r plus n choose r minus 1, this becomes 6 choose 3। तो ये चलता जाएगा, चलते चलते 50 choose 3 इसको ये बना देगा, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको ये 50 choose 3 बना देगा, राइट। ओके, ऑलराइट, तो हमें ये मिल गया, ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, विच इम्प्लाइज
50 चूज़ 3 प्लस 50 चूज़, ठीक है, छोटी सी ट्रिक मैं खेलता हूँ जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर मैं थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे खेल देता हूँ कि इसको मैं ये लिख देता हूँ m² - 1 + 1। समझ में आएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, पर इससे बस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा कंप्यूटेशन। तो ये ब्रैकेट क्या बना, 50 चूज़ 2 प्लस 50 चूज़ 2 टाइम्स m² - 1। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख दिया है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे फिर से एक पास्कल्स आइडेंटिटी, सो दिस बिकम्स 51 चूज़ 3 प्लस 50 चूज़ 2 टाइम्स m² - 1 equals 3n + 1, 51 चूज़ 3, राइट। और ये जो 51 चूज़ 3 है, यहाँ से और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम हटा सकते हैं और ये वाला हटा सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो अगर मैं इसको ना करूँ जल्दीबाजी, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये वाला इसको कैंसिल कर देता है, तो वी गेट 50 चूज़ 2 टाइम्स m² - 1 equals 3n 51 चूज़ 3, राइट। और अब कंप्यूटेशन फार्मूला यूज़ करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, तो वी गेट 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल टाइम्स m² - 1 is equal to 3n times 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, राइट, डायरेक्ट फार्मूले से। तो सो वी कैंसिल आउट 48 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 51 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल कैंसिल होकर यहाँ पे 51 मिलेगा और ये कैंसिल हो गया यहाँ पे 3 मिलेगा, पर इस 3 को मैंने इस 3 से कैंसिल कर दिया। तो ठीक है, कुछ अलजेब्रा है, खुद से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वी गेट m² - 1 equals 51n, ठीक है। तो फाइनली दिस इज व्हाट वी गेट कि m² equals 50n plus 51n + 1। पर क्रूशली m वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड कर रही है फॉर सम नेचुरल नंबर n, यानी कि वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट जिसका स्क्वायर करने पर ये मिलता हो। पर ये सवाल एग्जैक्टली वही सवाल है कि वो सबसे छोटा n कौन सा है जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता हो, वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर n कौन सा है जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाता हो। दोनों सवाल एग्जैक्टली सेम है। वो सबसे छोटा m जिसको स्क्वायर करने पर 51n + 1 मिल जाता हो फॉर सम n इज सेम एज आस्किंग वो सबसे छोटा n कौन सा है जिसके लिए 51n + 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब वो बस n की वैल्यूज हम डालते जाएंगे तो एक समय पर आकर के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो n = 1 पर 52 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n = 2 पर 103 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, n = 3 पर क्या बनता है, n = 3 पर 154, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 पर 205 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 पर कुछ आ रहा है, सो n = 5 पर 51n + 1 is equal to 256, अनलेस मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। नहीं, 256 ही है। और 256 इज व्हाट, 256 इज 2 to the power 8 यानी कि 16 का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है। सो n is equal to 5, therefore the answer is 5। होपफुली समझ में आई होगी सारी बातें। ओके, अब एक और सवाल कि अगर a and b आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स और इसके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 बराबर है इसके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -5 के,
तो 2b की वैल्यू बतानी। ठीक है, बड़ा एक बेसिक सा सवाल है। तो इसके एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ क्या है पहले वो देखेंगे। तो rth टर्म क्या है उस एक्सप्रेशन का। अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो rth टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सपेंशन is 4 choose r 4 choose r ax square to the power r times 70 by 27 bx to the power 4 minus r, ये है, which is equal to 4 choose r a to the power r times 70 to the power 4 minus r divided by 27b to the power 4 minus r times x to the power 2r times 1 upon x to the power 4 minus r। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू 4 choose r x to the power 3r minus 4। तो अब कितने ऐसे r हैं जिनके लिए दिस इज इक्वल टू 5 और उन हर r के लिए ये टर्म निकाल करके हमें ऐड करना है, पर ऐसा एक ही r है विच इज़ 3। r इज इक्वल टू 3 पर ये 5 है और वो रेंज में है बिकॉज जो r हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं वो 0 1 2 3 या 4 में से ही कोई एक हो सकता है और कोई r यहाँ हम चूज़ नहीं कर सकते। तो r इज इक्वल टू 3 में this becomes 5, so it's a legal r. So the coefficient of x to the power 5, so therefore the coefficient of x to the power 5 in this algebraic expression, maybe इसको अलग रंग में लिख देता हूँ, जगह कम पड़ जाएगी। So thus the coefficient of x to the power r in is comes from r is equal to 3 and that is equal to 4 choose 3 a cube 70 to the power 1 which is 70 divided by 27b, so that's what it is, which is equal to 4 choose 3 तो 4 होता है, तो 4 से 280 by 27 a cube by b, वेरीफाई computation। ओके, सिमिलरली हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -5 in this expansion। ओके, so what is the rth term this time? rth term of this is equal to 7 choose r ax to the power r minus 1 upon bx square to the power 7 minus r, binomial theorem, which is equal to 7 choose r a to the power r right, that thing times x to the power r 1 upon 14 minus 2r। तो नहीं, मैं ठीक है, मैं स्टेप स्किप नहीं करता हूँ। एक्स स्क्वायर टू द पावर 7 माइनस r, कुछ नहीं किया, जस्ट कंप्यूट किया है। सो इसको यहीं पे सल्टा दें क्या? नहीं करते हैं, चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लाइन। दिस इज इक्वल टू 7 choose r times this garbage, yeah, so this is 3r minus 14, 3r minus 14, so can this be equal to -5? so किस r के लिए -5 है या किन किन r के लिए -5 है, where r has to be chosen in the range of 0 to 7। तो if this is equal to -5, 3r minus 14 is equal to -5 का मतलब हो गया 3r is equal to 9, again r is equal to 3, so therefore the coefficient of x to the power -5 in is something that corresponds to r is equal to 3, so that is 7 choose 3
7 choose 3 minus 1 to the power 4 a power 3 divided by b power 4, which is equal to 7 choose 3 a cube by b power 4, which is equal to, what is 7 choose 3? 7 choose 3 is 765 divided by 3 to 1, 35. 7 choose 3 is 35. 35 a cube by b power 4. बहुत छोटा हो गया। और हमें दिया क्या है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट इसमें और x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट इसमें बराबर दिया हुआ है। तो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, और a और b नॉन ज़ीरो हैं। इन पर्टिकुलर a नॉन ज़ीरो है तो वे a क्यूब काट सकते हैं। बेसिकली इन दोनों को इक्वेट करना है बस, अब नेक्स्ट और कुछ नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है राइट, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 280 by 27 equals to 35, ये मिलेगा, अनलेस की कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, बट लेट्स अस्यूम कि नहीं हुई है। तो विच गिव्स अस व्हाट, जगह ही नहीं बचती है। ये मिलेगा विच गिव्स अस व्हाट, 7 से कैंसिल करेंगे, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा। 1/27 इज इक्वल टू 1/b क्यूब। तो 8/27 इज 1/b क्यूब। So that gives us b cube is 27/8. So therefore b is equal to 3/2, और हमको वैल्यू बतानी थी 2b की, so the answer is 3। ठीक है, तो कुछ नहीं था, मतलब बस इसमें x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट निकाल लेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, इसमें x टू द पावर -5 का निकाल लेंगे, इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बस। That's it. So with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.